भारत और श्रीलंका के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो फिशरमैन इशू है। अच्छा, फिशरमैन क्या है ना, देखो जो मछुआरा है वो कोई पढ़ा लिखा आदमी तो है नहीं, ठीक है। वो बहुत निचले तबके का आदमी है जिसको ये बाउंड्रीज या सीमाओं के बारे में कोई खास जानकारी होती नहीं है। अगर हम देखेंगे भारत के केस में तो अधिकतर जो ये मछुआरे हैं ये कहाँ से आते हैं, तो तमिलनाडु के रीजन से आ जाते हैं। रामेश्वरम के, तमिलनाडु में जो रामेश्वरम का रीजन है वहां से ज्यादातर पाए जाते हैं। कन्याकुमारी रामेश्वरम का जो रीजन आता है वहां से आपके ज्यादातर दिखते हैं। अगर आप मैप में देखोगे तो मेजरली आपको जो ये रीजन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला रीजन जो दिख रहा है, इस रीजन से सबसे ज्यादा जो मछुआरे हैं वो आते हैं। अब समस्या ये आती है कि जो पाक स्ट्रेट का रीजन है, जो पाक स्ट्रेट क्षेत्र है, वो इतना नैरो है कि वहां पर बाउंड्री लाइन को डिफाइन कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर पाना, जब जब उसको हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैरीटाइम बाउंड्री कितनी रहेगी। दूसरी चीज, नेवीज हर समय तो हर वक्त मौजूद नहीं रहती, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक तरफ की अगर नेवी मौजूद नहीं है तो मछुआरा पार कर गया। अब पार कर गया, जब तक रिटर्न करता करता आया तो वहां दूसरी नेवी आ गई, उसने देखा कि ये तो इन्फिल्ट्रेशन है, उसको लगा कि ये लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं हमारी सीमाओं में, तो उनको पकड़ लिया। तो ये अक्सर प्रॉब्लम देखी जाती है कि न्यूज में आ गया कि मछुआरों को पकड़ लिया, मछुआरों को कैद कर लिया गया, या श्रीलंकन नेवी ने मछुआरों को पकड़ लिया। इस तरह के न्यूज़ेस आपको अक्सर देखने को मिलती है। अब इसके वजह का प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो आपकी पाक स्टेट है वो फिशिंग जोन्स में बस 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी है कई कई जगहों पर। मतलब वैसे तो अलग अलग दूरी है अलग अलग जगहों पर, बट जो आपकी मिनिमम दूरी बचती है वो सिर्फ और सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स की बचती है, जो उसके नैरोएस्ट पॉइंट पर है। अब वहां पर क्या होता है, कभी कभी इंडियन फिशरमैन जानबूझ के डेलिबरेटली पास कर जाते हैं, कभी कभी जो है अनजान होकर पास कर जाते हैं, भाई पता नहीं चलता कि पास कर गए। जैसे मान लीजिए ये पाक स्ट्रेट है, अब आपको पता है कि जो बीच की लाइन है, इस बीच की लाइन में आपको रहना है, इसके इधर रहना है आपको, इसके इधर रहना है आपको। तो अब आपको पता है कि मान लेते हैं इधर वाले श्रीलंका वाले तो मतलब इतना अपडेट है नहीं, ठीक है। तो कुछ मछुआरे ऐसे होते हैं जो जानबूझ के चले जाते हैं, यार अभी तो कोई नेवी है नहीं, कोई सैनिक है नहीं, चुपचाप जाते हैं, चल के चले आएंगे, पकड़ लिए जाएंगे तो देखा जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग डेलिबरेटली चले जाते हैं, कुछ अनजान में चले जाते हैं जो नए होते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पर क्या होता है, अक्सर जो नेवी के ट्रैप में आते हैं वो इस तरह के मछुआरे आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि लार्ज स्केल पर बॉटम ट्रॉलर्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं भारतीय मछुआरों के थ्रू। बॉटम ट्रॉलर्स क्या होते हैं, तो वो निचली सतह पर जाकर क्या करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब थोड़े से मैकेनाइज्ड है, थोड़ी मशीनरी यूज करते हैं। तो अब मशीनरी की वजह से क्या होता है कि वहां पर लार्ज स्केल पर वो आपका फिशिंग कर पाते हैं। और वो फिशिंग करने के लिए अब अंडरग्राउंड सीबेड में जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो क्या ही पता चलेगा भाई, पानी के ऊपर हो तो हम पकड़ लेंगे, पता कर लेंगे, पानी के अंदर क्या हो रहा है हम कैसे जानेंगे जब तक गोताखोरी ना कर रहे हो। तो अक्सर क्या होता है, इन मैकेनाइज्ड मशीन्स का यूज करके भी दूसरे तरफ की चीजों को यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर मछलियों की कमी हो जाती है और वहां पर मछुआरों को प्रॉब्लम होती है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि पोस्ट वॉर सेंसिटिविटी। अच्छा, श्रीलंकन सिविल वॉर के बाद जो नॉर्दर्न प्रोविंस के फिशरमैन है, जो ज्यादातर श्रीलंका के तमिल्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो भारतीय तमिलियंस हैं वो अलग हैं, हम अलग हैं। तो इसी वजह से वो जब भी हमारे यहाँ पर फिशिंग करने आते हैं तो वो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब उनका कहना है कि जो भारतीय मछुआरे हैं वो हमारे क्षेत्र में आके हमारे अधिकारों का हनन कर रहे होते हैं, हमारी मछलियों को पकड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जो कच्चा दीवू आइलैंड का ट्रेड हुआ, अब कच्चा दीवू आइलैंड के ट्रेड की वजह से क्या हुआ कि जो आइलैंड पहले तमिलनाडु के फिशरमैन यूज किया करते थे अपनी फिशिंग के लिए, अब वो श्रीलंका के कंट्रोल में आ गया। तो श्रीलंका उसके आसपास की बाउंड्री को, मैरीटाइम बाउंड्री को अपनी बाउंड्री कंसीडर करेगा। तो अब वहां पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब वहां पर कोई फिशरमैन जाता है तो वो इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के समझो, मान लेते हैं कि ये मेरा कंट्री है और वो आपका कंट्री है, और ये पूरा जो है आपका बाउंड्री लाइन थी, तो हमने आधा आधा डिवाइड कर लिया था, ठीक है, और अपनी बाउंड्री लाइन डिसाइड कर ली थी। अभी मैंने क्या किया, वहां पर एक आइलैंड था उस पर भी कब्जा ले लिया। अब पहले आप वहां पर फ्री आते थे क्योंकि वो आपके हिस्से में आता था, तो अब हमने उसका कब्जा ले लिया। तो अब अगर आप वहां पर ट्रेड करने आओगे, आप वहां पर फिशिंग करने आओगे, तो हमको प्रॉब्लम तो होने वाली है भाई, ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम होगी, क्यों नहीं होगी, हमारा अधिकार हनन हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। अच्छा, जो श्रीलंकन तमिल्स, जो आपके इंडियन तमिल्स है, वो ये कहते हैं कि भाई कच्चादीपू आइलैंड तो हमारा था, अब सरकार ने दे दिया तो हम क्या करें, हम तो उसको यूज करेंगे ही करेंगे। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन कहीं ना कहीं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कच्चादीपू आइलैंड को जो ट्रेड किया गया था उसके लिए तमिलनाडु भी हमेशा ऑब्जेक्ट करता रहता है कि भाई हमसे पूछा ही नहीं गया, जब ट्रेड किया गया तो हमसे पूछा ही नहीं गया, एटलीस्ट हमसे कंसर्न ले लेते, हमसे नहीं कंसर्न लेना था तो कंसल्ट कर लेते। मान लिया कि ये मुद्दा केवल पार्लियामेंट का है, बट फिर भी कंसल्टेशन तो जरूरी था, तो कंसल्टेशन नहीं किया और ट्रेड कर दिया गया। तो इस वजह से जो तमिलनाडु है वो भी इस मुद्दे पर अक्सर अपनी आवाज उठाता रहता है। अब
खैर जो भी ये फिशिंग हो रही है, ये जो इश्यूज आ रहे हैं, इससे समस्या क्या होती है, इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन फिशरमैन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो इंडियन फिशरमैन पे सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ता है कि ये श्रीलंकन नेवी के द्वारा अक्सर अरेस्ट कर लिए जाते हैं, डिटेन कर लिए जाते हैं। ठीक है, अक्सर ये न्यूज आएगी कि इतने मछुआरे भारत के पकड़ लिए गए, इतने मछुआरों को डिटेन कर लिया श्रीलंकन नेवी ने। ठीक है, श्रीलंकन नेवी उनको जो है पकड़ के रखी हुई है, उनसे बात करने के लिए सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। इस तरीके की अक्सर न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपका होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बोट एंड फिशिंग गियर्स। अब श्रीलंकन नेवी पकड़ लेती है तो कभी कभी क्या करती है, उनको छोड़ देती है, उनकी बोट्स रख लेती है अपने पास, कॉन्फिस्केट कर लेती है, जब्त कर लेती है, उनके जो फिशिंग गियर्स होते हैं वो जब्त कर लेती है, तोड़ देती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, उनको अरेस्ट नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, उनकी बोट ही तोड़ देते हैं। ठीक है, उनके जो भी फिशिंग गियर्स होते हैं वो तोड़ देते हैं। जब ना बोट रहेगी ना फिशिंग गियर रहेगा तो फिशिंग किस बात से करोगे। तो ये सारे चैलेंजेस भी आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब ये सारी चीजें होती हैं तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड होता है। भाई जो उनके जीवन यापन का साधन था वही खत्म हो जाता है। भाई मछली पाल के ही वो अपना, मछली पकड़ के ही वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, बोट से ही अपना काम चला रहे थे। अब उनके पास ना बोट रही ना मछली रही, तो उनके पास क्या होगा, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आएगा। तो देखोगे आप एक लार्ज स्केल पर जो लोग होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं। जैसे आप कभी भी साउथ की मूवीज देखो, साउथ की मूवीज में क्या कॉमन होता है कि जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहा होता है वो कहाँ पाया जाता है, समुद्र किनारे मछुआरों की बस्ती में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो लोग होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं, उनके साथ सरकार ने कुछ गलत किया होता है, तो क्या करते हैं, डिस्ट्रेस में आके हथियार उठा लेते हैं या जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी देखो, ये सारी चीजें की जाती हैं। भाई जो सिनेमा में दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें से कुछ ना कुछ तो आपका सच्चाई होती है। ठीक है, वो कहीं से इंस्पायर ही होते हैं तभी उन चीजों को लेते हैं। तो एक कॉमन फैक्टर जो आता है वो यहीं से निकल के आता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आता है। तो ये तो हो गया इंडिया की प्रॉब्लम। अब अगर श्रीलंकन फिशरमैन की बात करें तो श्रीलंकन फिशरमैन में प्रॉब्लम यह है कि जो फिश स्टॉक है उसमें बड़ी लार्ज स्केल पे डिप्लीशन हो जाता है। मतलब कि जो फिश है वो बची नहीं है हमारे लिए, हम कहाँ से उस पर जाएं। ठीक है, हम उस पर जो है फिशिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये भी बड़ी समस्या हो जाती है। उसके अलावा ओवर फिशिंग हो जाती है। ठीक है, ओवर फिशिंग का मतलब इंडियन जो ट्रॉलर्स आते भी हैं, चलो पकड़ रहे हो तो पकड़ रहे हो, ठीक है, जरूरत से ज्यादा पकड़ लेते हैं। ठीक है, पता चला कि आपको जरूरत 100 मछली पकड़ने की, आपने 250 पकड़ ली। अच्छा, वैसा नहीं कि वो 150 मछली जो एक्स्ट्रा पकड़ी आप वो बेच पाओगे, वो खराब हो जाती है, सड़ जाती हैं। ठीक है, वो फेंकनी पड़ जाती है, लेकिन वो फिर भी हम क्या करते हैं, उनको पकड़ के ले आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं फिशरमैन्स को। उसके अलावा जो तमिल मेजॉरिटी नॉर्दर्न प्रोविंस है वहां पर अक्सर टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट रहता है इन सब चीजों को लेके, तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब बात तो सिर्फ फिशरमैन्स की होती है, लेकिन इसकी वजह से तनाव कहाँ जाता है, भारत और श्रीलंका के संबंधों में आ जाता है। भाई अब जब श्रीलंका की नेवी हमारे देश के मछुआरों को पकड़ेगी तो भारत कहेगा कि भाई हमारे मछुआरों को छोड़ो। ठीक है, भाई हमारे देश के लोग हैं, नागरिक हैं, वो उनको आप छोड़िए, आपने इलीगली डिटेन किया है। तो श्रीलंका कहेगी इलीगली कहाँ डिटेन किया है, वहां पर तो हमने, वो हमारी टेरिटरी में आए थे, इन्फिल्ट्रेट किया था, इसलिए डिटेन किया है। तो कहीं ना कहीं एक तनावपूर्ण स्थिति रहती है भारत और श्रीलंका के जो भी ये लोग होते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं बायलैटरल रिलेशंस में भी इंपैक्ट पड़ता है। उसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर जो तमिलनाडु में है वो बहुत ज्यादा है अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब इस चीज को रिजॉल्व कर पाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाती है तो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। भाई जैसे मान लीजिए कि तमिलनाडु गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट है, तो वो तो रीजनल पॉलिटिक्स करेगी। ठीक है, अब भारत सरकार के पास हर वक्त इतना टाइम थोड़ी कि अगर एक मछुआरा पकड़ा गया तो उसके लिए मोदी जी बैठे आओ बात करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत कॉमन सेंस की बात है कि एक मछुआरे के लिए सरकार कोशिश करेगी, डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज करेगी, वो अपने एम्बेसडर से बात करवाएगी, जो वहां पर आपका एम्बेसी होगी उससे बात करेगी, जो हमारे यहाँ श्रीलंका के एम्बेसडर होंगे उनसे बात करेगी। बट आप कह दो कि सिर्फ एक आदमी के लिए मोदी जी बैठ के बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। लेकिन श्रीलंका जो तमिलनाडु की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो ये कहती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस मुद्दे को सीरियस नहीं लेती, वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रेस है। अब हमारे बायलैटरल रिलेशंस तो जो खराब होते हैं, हमारे इंटरनल रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आ जाती है एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से। तो ये जो है इंडियन फिशरमैन का जो इशू है वो श्रीलंका के लिए हमारे लिए बोन ऑफ कंटेंशन हो जाता है। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, तो चैलेंजेस इसलिए आते हैं इस इशू में कि सबसे पहले हमारी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है ट्रॉलिंग पे वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब भारतीय मछुआरों ने शुरुआत में जो ट्रॉलर्स हैं उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, खूब लार्ज स्केल पर निवेश कर रखा है, खूब उसमें पैसा लगा रखा है। तो अब पैसा लगा रखा है तो उसको ऐसे वो छोड़ भी नहीं सकते। ठीक, क्योंकि मशीनें महंगी आती हैं। अब जब मशीनें महंगी आती हैं तो उसका यूज करेंगे, उससे पहले मशीन का खर्चा निकालेंगे, फिर अपनी डेली लिविंग करेंगे। तो वो इतनी जल्दी उसको छोड़ भी नहीं सकते कि सरकार कह दे हम कल को बैन कर देंगे, तो बैन करना भी इतना मजाक की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं ऑलरेडी। या फिर आप उनको सब्सिडी दो, पहले उसको
खत्म करने के लिए सब्सिडी दो, फिर कोई नया प्रोडक्ट दो उनको खरीदने के लिए, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है हमारे पास। दूसरी चीज, एनफोर्समेंट और पेट्रोलिंग बहुत वीक है। दरअसल हमारे पास लैक ऑफ पर्सोनल्स है यहाँ पर भाई, जो सेना है वो मतलब अवेलेबिलिटी उसकी कमी है, कोस्ट गार्ड्स की कमी है। दूसरी चीज, ये पीसफुल रीजन है, तो उतना ज्यादा मतलब हम वहां पर विजिलेंस रखते भी नहीं है। देखो ऑब्वियस सी बात है कि जो डिस्टर्ब रीजन होते हैं, स्ट्रेस रीजन होते हैं, अक्सर हमारा नजर वहां पर रहता है। जो पीसफुल रीजन है वहां पर क्यों अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करना। और ये सब सिविल प्रॉब्लम है, तो सिविल प्रॉब्लम में जो आपकी डोमेस्टिक जो आपकी इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स होती है उसमें इंटरफेरेंस होता भी नहीं है। दूसरी चीज, नेवी लेवल तक जो इंटरफेरेंस करते भी नहीं है वहां पर, कि अब छोटी सी बात होगी तो सीधे इंडियन नेवी इंडियन आर्मी भेज दिया, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड लेवल पर, सिविल पुलिसिंग के लेवल पर इसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्फोर्समेंट बड़ा वीक होता है, ठीक है। अब इन्फोर्समेंट वीक होने के साथ साथ जो आपकी पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है बहुत ज्यादा है। जो तमिल आइडेंटिटी है वो दोनों साइड पे है, ठीक है, श्रीलंका साइड पे भी है और आपका इंडियन साइड पे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाना अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक या पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू बन जाता है, कि सरकार अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी तो भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इन सब में एक और बड़ी समस्या आती है कि जो ट्रॉलिंग हो रही है, ट्रॉलिंग क्या है, बड़ी मैकेनिकल मशीन्स हैं, वो जो समुद्र के सीबेड पर चलती हैं, तो मछलियां तो पकड़ती है, मछलियों को पकड़ने के साथ लार्ज स्केल में क्या करती हैं, एनवायरमेंट को डिग्रेड करती हैं भाई। जो इकोलॉजी है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसको भी डिस्ट्रॉय करते हुए चलते हैं। आप समझिए, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक खेत में थ्रेशर चल रहा हो, थ्रेशर देखा है, ठीक, तो एक खेत में थ्रेशर चल रहा हो, अरे बड़ी मशीन होती है जो गेहूं वगैरह काटने के लिए यूज होती है, ठीक है, या हार्वेस्टर चल रहा है। तो अब वो क्या करता है, बिल्कुल काटता हुआ, रेतता हुआ चलता है जमीन को, है ना, बिल्कुल बराबर से काटता हुआ चलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उसके आसपास के एम्बिट में आने वाले जो छोटे मोटे और भी पेड़ होते हैं वो भी टूट टाट जाते हैं, क्योंकि भाई वो बड़ी मशीन है और वो इतना नहीं देख पाती कि हाँ बगल से निकाल लो स्क्रैच ना आने पाए। वो इतनी हैवी मशीन है, कहाँ से देख पाएगी ये सारी चीजें। तो उसी तरीके से जो ट्रॉलर्स होते हैं बहुत नीचे चलते हैं। अब ये क्या होता है, उसकी वजह से जो मछलियां हम पकड़ रहे होते हैं, लेकिन जो मछलियां हमारे काम की नहीं होती, या ऐसा इकोसिस्टम होता है जो इसको हम पकड़ना नहीं चाहते, वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। उसकी ब्लेड्स के अंदर में कुछ आएगा, कुछ मशीन्स में फंसेगा, कुछ वो चलेगा, तो वहां पर आपका जो एल्गे होता है, जो आपके कोरल्स होते हैं, वो सब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, इससे इकोसिस्टम में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और उसके बाद जो आपके फिशरमैन अरेस्टेड होते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन की प्रॉब्लम तो बहुत लंबे समय से रही है भाई। अब जिसको पकड़ा गया है, श्रीलंका को इतनी एडवांस कंट्री तो है नहीं कि वर्ल्ड क्लास उनको फैसिलिटीज देगी, उनको अच्छी तरह से ट्रीट करेगी। वो तो उनको नॉर्मल जेल्स में रखती है, जहां पर बेसिक खाना भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर से ओवर क्राउडेड जेल्स रहती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो एक कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन भी यहाँ पर होता है। तो ये तो सारी थी समस्याएं जो इंडियन फिशरमैन इशू की वजह से आती हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। आखिर इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि बाईबैक सिस्टम लेके आओ, या आपका कोई ऐसी स्कीम लेके आओ जिससे इंडियन फिशरमैन जो हैं, जो डीप सी फिशिंग मेथड्स हैं, उनको त्याग दे। भाई डीप सी फिशिंग मेथड्स की जरूरत क्या है, ऊपर से जो मछलियां आ रही हैं वो पकड़ो, उनका यूज करो, काम खत्म, ठीक है। आपको बड़े बड़े ट्रॉलर्स की क्या जरूरत पड़ रही है, ठीक है। लेकिन अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनसे कैसे मना किया जाए, तो उनसे कह दो कि हम बाई बैक डिक्लेयर कर रहे हैं। बाई बैक का मतलब हम वापस खरीद रहे हैं, आप हमको ही बेच दो, हम आपको पैसा वापस कर देंगे, जो भी डॉलर आपने खरीदा उसमें पैसा वापस कर देंगे। तो बाई बैक स्कीम्स के थ्रू ये किया जा सकता है। उसके अलावा ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा सकती है, कि इंडिया और श्रीलंका ज्वाइंट मिशन चलाए, ठीक है, जहां पर दोनों बॉडीज जो दोनों अथॉरिटीज है वो साथ में मिलकर काम करेंगी। तो अब यहां पर ये होगा कि कोई अननेसेसरी अरेस्ट नहीं हो पाएगा। देखो अब मान लेते हैं कि एक कंट्री हम, एक कंट्री आप है, ठीक है। अब हम दोनों अलग अलग कंट्रीज और दोनों साथ में मिलकर जब ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो हमको ये पता है कि कौन हमारा आदमी, आपको ये पता कौन आपका आदमी है। तो वहां पर जब हमारी टेरिटरी में वो एंटर करने वाला होगा तो उसको आप ही मना कर दोगे वहां मत जाओ, और हमारा वाला जब आपकी टेरिटरी में एंटर करेगा तो हम ही मना कर देंगे कि वहां मत जाओ। और मान लो चले भी गए तो एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे, भैया चलो यार ठीक है कोई बात नहीं, गलती से आ गया चला जाए, ठीक है। तो ज्वाइंट पेट्रोलिंग से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर काम किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिक और टेक्निकल डायलॉग्स को जरूरत है। देखो कोशिश ये की जा सकती है हम एक ऐसा बायलेटरल एग्रीमेंट बना लें, कि कभी कभी कहना कि कई फिशिंग जोन्स ऐसी हैं जो सच में इंडियन फिशरमैन को भी जरूरत है उनकी, और श्रीलंकन फिशरमैन को भी जरूरत है। तो टाइम स्लॉट्स अवेल कर दो कि भाई इतने से इतने बजे तक आप फिशिंग कर लो, इतने से इतने बजे तक हम फिशिंग कर लेंगे। तो इससे दोनों को हो सकता है, ठीक है, टाइम स्लॉट्स कर लो। या आप कोई फेज्ड सिस्टम ले आओ कि हम लोग सब लोग एक साथ पकड़ते हैं, बांट लेंगे बाद में,
तो ये सब सिस्टम किया जा सकता है डायलॉग्स के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू, है ना, अलग अलग तरीकों से यहाँ पर काम किया जा सकता है, जहां पर फिशरीज को अच्छे से यूज किया जा सकता है। उसके अलावा जो ओवर डिपेंडेंसी है फिशरमैन्स की सिर्फ फिशिंग पे, उसको डाइवर्सिफाई कर दो, कि जो आपके फिशरमैन हैं अगर उनके लाइवलीहुड के सोर्सेज को ही डाइवर्सिफाई कर दिया जाए तो वो क्यों ओवर फिशिंग करेंगे? ओवर फिशिंग करने की जरूरत क्या पड़ेगी? जैसे मान लो अगर आपको ये पता हो कि आपकी इनकम सिर्फ खेती से नहीं होनी है, और भी सोर्सेज है, तो आप अननेसेसरी प्रेशर थोड़ी दोगे अपनी फील्ड पर, आप उन डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में काम करोगे। तो ये सारी चीजों में जैसे फिश प्रोसेसिंग हो गई, मरीन टूरिज्म हो गया, इन सब चीजों में भी यहाँ पर प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, जो कच्चा तीबू एग्रीमेंट है अगर पॉलिटिकली फिजिबल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिटिकली फिजिबल, इसका मतलब क्या है कि अगर संभव है तो ट्राई कर सकते हैं वंस अगेन टू रीअरेंज दी कच्चा तीबू एग्रीमेंट। ठीक है, कच्चा तीबू जो एग्रीमेंट है उसको रीअरेंज करने की कोशिश करो ताकि दोनों के बेनिफिट्स को यहाँ पर देखा जा सके। जैसे रैंडमली क्या किया गया था, श्रीलंका की सॉवरेनिटी डिक्लेयर कर दी थी, हम ये कह सकते हैं ठीक है सॉवरेनिटी आपकी रहेगी लेकिन उस रीजन को हम यूज कर लेंगे थोड़ा सा, मतलब ये तो आपसी बातचीत की बात है, आप कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो इन सारी चीजों से होगा क्या, इन सारी चीजों से क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ट्रस्ट बिल्डअप होने के साथ साथ फिशरमैन के जो राइट्स हैं वो भी वायलेट नहीं होंगे, और फिशरमैन के राइट्स वायलेट ना होने के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम रीजनली सॉल्व कर पाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर हो पाएंगी हमारे फायदे की। और लास्ट में अगर आप ये काम करने जा रहे हो तो प्लीज इन्वॉल्व तमिलनाडु एज अ लोकल स्टेक होल्डर, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है श्रीलंकन पॉलिटिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारा कोस्टल स्टेट है, इसलिए भी कि जो श्रीलंका में रहने वाले लोग हैं उनमें भी तमिलियंस है। ठीक है, तो इस वजह से हमको वहां पर इन चीजों का ध्यान देना चाहिए कि तमिलनाडु को एक लोकल स्टेक होल्डर के रूप में इन्वॉल्व करना चाहिए बायलैटरल टॉक्स में और इन सब चीजों में। तो ये सब करेंगे तो फिशरमैन जो इशू है वो रिजॉल्व हो पाएगा, और रिजॉल्व होगा तो अच्छे से काम हो पाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि फिशरमैन इशू ऐसा नहीं है कि सॉल्व हो नहीं सकता, करने पे आओ तो कर सकते हो, लेकिन बस यही है ना, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए भाई साहब, पॉलिटिकल विल नहीं होती तो कुछ नहीं होता। सरकार की माया है, सरकार जैसा करना चाहेगी वैसा करेगी, और हम लोग क्या होंगे, बैठे रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे।